हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बच्चों आप सभी के लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पाचन तंत्र। ठीक है बच्चों, जिसका नाम है पाचन तंत्र। ठीक है, तो पाचन तंत्र क्या होता है इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं, फिर हम आपको धीरे धीरे इसकी तरफ लेकर चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो पाचन तंत्र क्या होता है कि पाचन तंत्र में यानी कि जटिल पदार्थ, ठीक है, और कैसे पदार्थ, अघुलनशील, यानी कि जो घुलते नहीं है। ठीक है, अब पाचन तंत्र में क्या होता है, जटिल पदार्थ और अघुलनशील पदार्थ किसकी, यानी कि शरीर की कोशिकाओं के द्वारा, शरीर की कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है, किसमें, सरल अणुओं में, सरल अणुओं में क्या कर दिया जाता है, अपघटित कर दिया जाता है, यानी कि तोड़ दिया जाता है, अपघटित कर दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, पाचन तंत्र कहते हैं। यानी कि अपघटित करने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन तंत्र कहलाती है। कि एक बार और समझ लो, आज का हमारा टॉपिक क्या है, पाचन तंत्र है। ठीक है, अब पाचन तंत्र में कि कौन कौन से भाग, यानी कि जटिल पदार्थ, अघुलनशील जो हमारे घुलते नहीं, उनको कौन करता है कि सरल, शरीर की कोशिकाओं के द्वारा, शरीर की कोशिकाओं के द्वारा किसमें, सरल अणुओं में, और अपघटित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बेटा, अपघटित करके क्रिया पाचन को, यानी कि अपघटित करके, अब ये क्रिया क्या कहलाती है, हमारी पाचन कहलाती है। अब अपघटित करके हमारी कोशिकाओं में, किसमें, कोशिकाओं में इसको क्या कर दिया जाता है, विसरित कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि पाचन तंत्र क्या होता है। एक बार और देखेंगे हम लोग कि पाचन तंत्र यानी जटिल पदार्थ और अघुलनशील पदार्थ। ठीक है, जटिल पदार्थ और अघुलनशील पदार्थ सरल अणुओं को, यानी कि जटिल पदार्थ हो गए और अघुलनशील पदार्थ सरल कोशिकाओं द्वारा, यानी कि शरीर की कोशिकाओं के द्वारा, किसकी कोशिकाओं के द्वारा, शरीर की कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है, सरल अणुओं में अपघटित करके कोशिकाओं में विसरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड हाई स्कूल यानी कि 10th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा 10th में है, 12th में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 10th के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कुछ ना कुछ अवश्य पूछा जाएगा। अच्छा, इसके भाग कितने होते हैं, अब इसके भाग देखो, हम बताते हैं कितने भाग होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आसानी से। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं। ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा पाचन तंत्र के भागों की, कि पाचन तंत्र के भाग कितने होते हैं। तो देख लेते हैं कि पाचन तंत्र के भाग कितने होते हैं। तो पाचन तंत्र के जो भाग होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं बेटा, 2 भाग होते हैं। कौन कौन भाग होते हैं, सबसे पहले भाग आता है जिसको बोलते हैं आहार नाल। क्या बोला जाता है, आहार नाल। और इसमें आता है बेटा पाचक ग्रंथियां। क्या आता है, पाचक ग्रंथियां। तो ये 2 भाग होते हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं बेटा, पाचक ग्रंथियां और आहार नाल, यानी कि 2 भागों में ये बटा हुआ होता है। आहार नाल को क्या बोलते हैं, आहार नाल के कितने भाग होते हैं। अब देखो आहार नाल के भाग होते हैं, आहार नाल में कौन कौन आता है। आहार नाल में सबसे पहले आ जाता है बेटा मुख। ठीक है, मुख गुहा। तो ये आसानी से आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये क्या हमारा है, माउथ है। ये क्या है, माउथ है। ठीक है, अच्छा, माउथ के अंदर यानी मुख के भाग अगर देखा जाए
तो मुख के भाग कौन कौन आ जाएगा, इसमें जीभ आ जाएगी और दांत आ जाएंगे। ठीक है, जीभ आ जाएगी और दांत आ जाएंगे। ये हमारे यहाँ पर दांत होते हैं और ये क्या होती है बेटा, जीभ। ठीक है, इनके बारे में हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे कि दांत क्या होते हैं। ये हो गए। और इसमें कौन सी ग्रंथियां, यानी कि इसमें पाई जाती हैं लार ग्रंथियां। ठीक है, कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है बेटा, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये मुख्य भाग हो गए आहार नाल में, यानी मुख्य भाग कौन कौन हो गए, जीभ, दांत और लार ग्रंथियां। ये आ गया आपके माउथ, ये हिस्सा हो गया। ठीक है, और ये इसके अंदर दांत और ये जीभ, और ये हमारी कर्णपुर यानी कि लार ग्रंथियां स्थित है। ये क्या हमारी कर्णपुर लार ग्रंथियां इनको बोलते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए आप सभी लोग, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब को जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगला जो इसका भाग आएगा आहार नाल में, उसका नाम बोलते हैं हम ग्रसनी। क्या बोला जाएगा, ग्रसनी। तो ये ग्रसनी है, आप सभी लोग देख सकते हैं, ये क्या है, ग्रसनी है। ठीक है, उसके बाद जो अगला भाग आएगा उसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली। ये हमारी क्या है, ग्रास नली। ये हिस्सा है, देखो ग्रसनी ये और ग्रास नली ये। ठीक है, आगे हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा आता है, यानी कि क्या आ जाएगा, आमाशय। ठीक है, आमाशय आ जाएगा, और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा आंत, और उसके बाद आ जाता है मलाशय। ठीक है, क्या आ जाएगा बेटा, मलाशय। तो अच्छा, आंत के कितने भाग होते हैं बेटा, दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन कौन, एक होती है छोटी आंत और एक होती है बेटा बड़ी आंत। सबके अभी मैं एक एक चीज सबके बारे में बताऊंगा। बड़ी आंत, ठीक है, ये दो भाग होते हैं। अब पाचक ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथि आती हैं, ये हो गया आहार नाल का भाग। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आसानी से ले सकते हैं बच्चों, और आप इसे नोट भी करना चाहें नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पाचक ग्रंथियों में कौन कौन से आ जाता है, यानी कि पाचक ग्रंथियां में सबसे बड़ी हमारी ग्रंथि कौन होती है, लीवर यानी कि यकृत। ये हमारा यकृत है, ये जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसी में क्या स्थित होता है, पित्ताशय, यानी कि ये पित्ताशय है। आसानी से समझ रहे होंगे बच्चों, ये क्या है, पित्ताशय है। ठीक है, और ये हमारा अग्नाशय, जो अग्नाशय होता है, इसकी संरचना होती है वो पत्ती के समान दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, पत्ती के समान दिखाई देती है। आगे हमारी ये छोटी आंत। तो छोटी आंत होती तो बड़ी है, यानी कि हमारा जो भोजन आहार नाल से होता हुआ कहाँ आता है, आमाशय में आता है बेटा। अब आमाशय में जो भोजन आता है वो कितने घंटे रहता है, 4 से 5 घंटे रहता है। कितने घंटे रहता है, 4 से 5। फिर ये ग्रहणी से होता हुआ ये कहां पहुंच जाता है, हमारी छोटी आंत में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है बेटा, छोटी आंत में भोजन पहुंच जाता है, और यहीं पर भोजन का सही ढंग से क्या होता है, पाचन होता है। यहीं पर सही ढंग से भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। अच्छा, जब ये पाचन यहां से हो जाता है, फिर ये हमारी कोशिकाओं में विसरित हो जाता है। अब बड़ी आंत का क्या कार्य होता है, बड़ी आंत का जो कार्य होता है वो अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना होता है। तो हम बात कर रहे थे बेटा कि यहां पर आ जाएगा यकृत, ठीक है, और अग्नाशय। क्या आ जाएगा, अग्नाशय आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी दो ग्रंथियां होती हैं, यकृत यानी कि लीवर और अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात बेटा करेंगे किसकी, कि मुख की, यानी कि मुख में भोजन का पाचन कहां से स्टार्ट हो जाता है, मुख से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यानी कि पाचन तंत्र की कुल लंबाई जो होती है वो 30 से 32 फीट की होती है। 30 से 32 फीट की होती है। ठीक है, कितने फीट की होती है बेटा, 30 से 32 फीट की होती है। यानी कि 8 से 10 मीटर जो होती है ये कैसी होती है, यानी कि 8 से 10 मीटर लंबी होती है। 8 से 10 मीटर ये लंबी होती है, संरचना होती है। ठीक है, आहार नाल की। इसके बाद आता है हमारा क्या आ जाएगा, इतनी बात तो आप सब लोग समझ गए होंगे बच्चों। ठीक, इसके बाद आते हैं दंत। हम दांत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखो मैंने यहां बता दिया तुमको, आप सभी को मैंने बता दिया कि
पाचन तंत्र जो होते हैं ये कर्णमूल ग्रंथियां हमारी स्थित होती है ऊपर। पाचन कहां से स्टार्ट हो जाता है? हमारा मुख से पाचन स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट होता है? यानी कि हम क्या करते हैं कि जटिल पदार्थ और आघूलनशील पदार्थ, यानी कि जटिल पदार्थ जो आघूलनशील पदार्थों को हम किसमें तोड़ते हैं? सरल अणुओं में तोड़ते हैं। यानी कि शरीर की कोशिकाएं उनको सरल अणुओं में तोड़ने का कार्य करती हैं और उसको कहां भेज देती हैं? अपघटित करके उनकी पाचन क्रिया करने लगती है। तो मुख से पाचन हमारा प्रारंभ होते हुए कहां पहुंचता है? भोजन को जब हम लोग जटिल भाई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, अब जब छोटे छोटे क्या रोटी खाते हैं तो रोटी खाने के बाद में क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके तभी तो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। अब प्रवेश करके वो क्या करती है? आमाशय में जाती है। तो हमारा आमाशय हो गया, ठीक है, अग्नाशय हो गया, ग्रास नली हो गई और ग्रसनी भी हो गई। ये चीजें समझ गए होंगे आप सभी लोग बच्चों। तो आगे हम देखते हैं, आगे हम सबसे पहले दंत की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे? दंत की बात करेंगे। इसको हम रफ कर रहे हैं और आगे बताते हैं हम सबके। किसकी बात करेंगे बेटा? दंत की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएंगे। दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है इसका आप सभी लोग इसके कमेंट करके जरूर बताएंगे क्या कहा जाता है। आगे बेटा देखो क्या होता है कि दांत व हड्डियां रात्र में क्यों चमकती है, ठीक है। दांत और हड्डियां हमारी रात में क्यों चमकती हैं? किसके कारण चमकती हुई दिखाई देती हैं? तो ये रात में जो हमारी हड्डियां चमकती है इसमें क्या पाया जाता है? यानी कि सफेद फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? सफेद फास्फोरस के कारण ये हमारे रात में क्या होती है? चमकते हुए दिखाई देते हैं। कौन? दांत और हड्डी। होती कैसे? इनका कलर कैसा होता है? व्हाइट होते हैं, ठीक है। तो समझ गए यहां तक? अच्छा, फास्फोरस को हमेशा किसमें डुबोकर रखा जाता है? जल में डुबो करके रखा जाता है, ठीक है बच्चों। तो सामान्य मनुष्य के दांत कितने होते हैं? सामान्य मनुष्य के जो दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है। सामान्य मनुष्य के दांतों की संख्या 32 होती है। यहां तक समझ गए बच्चों? बाल्यावस्था में यानी कि 28 होती है और उसके बाद क्या होते हैं? 20 दांत होते हैं। यानी कि कौन सी अवस्था में? दूध पीने वाले बच्चों के 20 दांत होते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था में 28 होते हैं और वयस्क के दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को, ठीक है। अच्छा, दांत जीवन में कितने बार निकलते हैं? 2 बार। यानी कि एक बार दूध के दांत, फिर उसके बाद स्थायी दांत होते हैं। अगर स्थायी दांत टूट जाएंगे तो दोबारा वापस नहीं आ सकते हैं, ठीक है। यहां तक तो समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब हम दांतों के बारे में आप सभी को बताएंगे कि दांत क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रकृति के अंदर देखा होगा कि प्रकृति के अंदर स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत घोड़े व सुअर में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? घोड़े और सुअर में, ठीक है। सुअर में 44 पाए जाते हैं। यानी कि घोड़े और सुअर में दांतों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है, ठीक है। स्थायी दांत के कार्य के आधार पर कि कैसे कैसे इनके कार्य के आधार पर ही कैसे कैसे होते हैं, तो देख लो। सबसे पहले आता है दांत कार्य के आधार पर। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले जो हमारा दंत होगा उसको हम बोलते हैं क्या होता है? कृंतक होता है। फिर उसके बाद रदनक, फिर उसके बाद अग्रचर्वणक और चर्वणक, यानी कि आई, ठीक है, आई, उसके बाद फिर सी, फिर पी, एम, फिर एम, ठीक है। इसको बोलते हैं कृंतक। फिर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? आप सभी लोग बताएंगे। इसको क्या बोला जाता है? रदनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रदनक। ये हमारे होते हैं अग्रचर्वणक और ये हमारे होते हैं बेटा चर्वणक, ठीक है। इनकी संख्या कितनी कितनी होती है?
देखो कृंतक दांतों की जो संख्या होती है बेटा वो होती है 4। कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, ये इसको मैं रफ कर रहा हूं, फिर आगे इसके बारे में जो मैं बताऊंगा तो आपको आसानी से समझते हुए पहले शुरुआत करते हैं, कहां से कहां तक पूरा पाचन तंत्र खत्म करेंगे। ठीक है, तो कृंतक के दांतों की संख्या कितनी होती है बेटा? 4 होती है, यानी कि जोड़ी हो गए। अब जोड़ी कितनी हो गई? 2 हो गए। कितने हो गए? 2 जोड़ी हो गए। इसी प्रकार से रदनक होते हैं। रदनक के दांतों की संख्या कितनी होती है? यानी कि रदनक होते हैं 1 जोड़ी। ठीक है, 1 जोड़ी होते हैं। उनके दांतों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। इसी प्रकार से ये तुम्हारे इनको बोलते हैं अग्रचमड़क। क्या बोला जाता है? अग्रचमड़क बोला जाता है। तो इनमें भी कितने होते हैं? 2 जोड़ी होते हैं। 2 जोड़ी होती है। इनमें दांतों की संख्या कितनी होती है बेटा? 4 होती है। चमड़क, चमड़क क्या होता है? ये होते हैं, इनके दांतों की संख्या कितनी होती है? 6 होते हैं। लेकिन इनके दांतों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। जोड़ी कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। यहां तक बात क्लियर हो गई बच्चों? अच्छा, इनका कार्य क्या होता है? कार्य होता है इनको भोजन को कुतरना। ठीक है, किसका कार्य होता है? कृंतक का। ठीक है बच्चों, आगे होता है यानी कि रदनक का कार्य क्या होता है? भोजन को पकड़ना। उसके बाद है हमारा अग्रचमड़क। इनका कार्य क्या होता है? भोजन को चबाना। और इनका कार्य क्या होता है? भोजन को पीसना। यानी कि कृंतक, रदनक, अग्रचमड़क, यानी कि इनको क्या बोलते हैं? प्रीमोलर, और ये बोले जाते हैं मोलर। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? पोलर, प्रीमोलर, इनको मोलर बोला जाता है। इसको बोला जाता है मिरर, यानी कि जो बोला जाता है इंसिजर बोला जाता है। ठीक है, अब कैनाइन बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है कैनाइन। ठीक है, तो दांत के कार्यों के आधार पर क्या होते हैं? इनका जो दंत सूत्र होता है क्या होता है? देख लो, दंत सूत्र जो होता है आई, ठीक है, सी, पी और एम। ठीक है, आई, सी, पी, एम। अपान में क्या हो जाएगा? आई, सी, पी, एम। ठीक है, ये इनका दंत सूत्र होता है। ठीक है, यानी कि कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 4। जोड़ी कितने हो गए? 2। भोजन को कुतरना। रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है? यानी होते कितने हैं? 2। 1 जोड़ी होते हैं बेटा। अब 1 जोड़ी होता है, ये उनका कार्य क्या होता है? भोजन को पकड़ना। और अग्रचमड़क का कार्य क्या होता है? यानी कि ये इनकी दांतों की संख्या कितनी होती है? 4। इनके 2 कितने जोड़ी होते हैं? 2 जोड़ी होते हैं। और मोलर जो होते हैं यानी कि चमड़क, इनके दांतों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी। ये होते कितने हैं बेटा? 6 होते हैं। इनको भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए होंगे आप सभी लोग। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसके आगे कल मिलेंगे, इसी का भाग लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।